हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस का मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के क्या क्या रोल्स होते हैं बिजनेस में, लाइक रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वो लोग क्या ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन देते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसे डिफाइन होता है। देयर आर डिफरेंट राइटर्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। So let us start this interesting chapter। ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। इससे पहले बच्चों हमने फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था और स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। टू नो मोर यू मस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियो। So here we will be discussing about role of various departments। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और उनका क्या क्या रोल रहता है वो हम पढ़ेंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे हम अबाउट मार्केटिंग डिपार्टमेंट। And we will be discussing about writers on organizational culture। Organizational culture के ऊपर writers का क्या कहना था। So that is what we are going to cover in today's topic। Starting with research and development department। research और development department क्या करता है? ये डिपार्टमेंट रिसर्च करता है, इनोवेशंस करता है, या तो कोई नई चीज बनाने के लिए या फिर जो एग्जिस्टिंग उनके प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स में किस तरह के बदलाव लाए जाए, उस तरह की रिसर्च मीन्स आइदर प्रोडक्ट इनोवेशन या फिर प्रोसेस इनोवेशन। या तो नया प्रोडक्ट बनाने के लिए रिसर्च करेंगे, प्रोडक्ट इनोवेशन, या फिर प्रोसेस इनोवेशन, मतलब जो काम कर रहे हैं उनको किस तरीके से बेटर किया जाए, दैट इज प्रोसेस इनोवेशन। The three stages of research are basic research, applied research, development। बेसिक रिसर्च मतलब वो रिसर्च जहाँ पे आपका कोई इमीडिएट कमर्शियल गोल नहीं होता है, आप सिर्फ पता कर रहे हैं चीजों, यू आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द थिंग्स। आपके पास कोई ऐसा फुल प्रूफ गोल नहीं है, प्लान नहीं है जिससे आप प्रोडक्ट बना पाएंगे या प्रोसेस चेंज कर पाएंगे। आप सिर्फ चीजों को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, जहाँ पे कोई कमर्शियल गोल नहीं होगा। अप्लाइड रिसर्च क्या है? अप्लाइड रिसर्च का मतलब होता है जब आपको कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिल जाता है किसी चीज को, आपको की रिसर्च का कमर्शियल यूज मिल जाता है, मतलब आपको कुछ ऐसा आइडिया मिल जाता है जिसको आप बाद में प्रोडक्ट या प्रोसेस में यूज कर सकते हो फॉर साइंटिफिक डिस्कवरी। दैट इज अप्लाइड रिसर्च, मतलब एक ऐसा प्रैक्टिकल आइडिया जिससे आप एक्चुअली काम कर पाओगे। और डेवलपमेंट मतलब फाइनल स्टेज, जब आप अपने आइडियाज को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो भी आपका आइडिया है जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो डेवलपमेंट स्टेज कहलाती है। तो डेवलपमेंट इज द एक्चुअल स्टेज जहाँ पे नया प्रोडक्ट बन रहा है या फिर आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनोवेट हो। अप्लाइड रिसर्च का मतलब आपको एक प्रैक्टिकल आइडिया मिल गया है जिससे आप फ्यूचर में चीजें कर पाओगे। ये तीन स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज बेसिक रिसर्च, जहाँ पे हमारा ऐसा कोई हमको नॉलेज या प्लान नहीं होता है कि कैसे चीजों को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए। अप्लाइड रिसर्च जहाँ पे हमको एक्चुअली कोई प्रैक्टिकल आइडिया मिल चुका है फॉर साइंटिफिक डिस्कवरी। और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब होता है जहाँ पे हम आइडियाज को एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। आता है परचेसिंग डिपार्टमेंट। परचेसिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मदद करता है? परचेसिंग डिपार्टमेंट ये कर सकता है कि हमारे लिए राइट टाइम पे राइट क्वालिटी के गुड्स राइट क्वांटिटी में सही पर्सन से परचेज करना। ये परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम होता है कि सही प्राइस हो, सही क्वांटिटी हो, सही क्वालिटी के गुड्स मंगवाए जाए। क्वांटिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास स्टॉक आउट ना हो या हाई स्टोरेज कॉस्ट ना हो। देखो, अगर वो सही टाइम पे गुड्स, देखो ज्यादा क्वांटिटी मंगवाएंगे तो क्या होगा, होल्ड करने का कॉस्ट होगा, होल्ड मतलब उसको मेंटेन करने का खर्चा होगा। कम क्वांटिटी मंगाएंगे तो क्या होगा, कम क्वांटिटी मंगाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगा कि वी विल रन आउट ऑफ स्टॉक, मतलब ऐसा हो जाएगा हमारे पास स्टॉक ही नहीं, ये प्रॉब्लम अराइज होगा। क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कस्टमर्स आगे चलकर गुड्स को रिजेक्ट कर देंगे। प्राइस इंपॉर्टेंट है, अगर बहुत ज्यादा महंगा कुछ खरीदोगे तो प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पाओगे, बहुत सस्ता कुछ खरीद रहे हो सकता है क्वालिटी डिग्रेड हो जाए। पेमेंट और डिलीवरी टर्म्स भी इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छा खासा उधारी मिले। लीड टाइम, लीड टाइम का मतलब जब आप गुड्स ऑर्डर कर रहे हो और जब गुड्स रिसीव हो रहे हैं के बीच का जो समय होता है वो लीड टाइम होता है, वो बहुत ज्यादा ना हो। और अगर ज्यादा समय लगता हो तो आप ऑर्डर समय से पहले ही कर दो।
या फिर जस्ट इन टाइम सिस्टम्स यूज कर लो। जस्ट इन टाइम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे सप्लायर को पहले ही हिंट मिल जाता है कब हमें गुड्स चाहिए और सप्लायर हमको गुड्स भेज देता है। प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल को गुड्स में कन्वर्ट करता है, फिनिश गुड्स में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं? पहला डिसीजन होता है वॉल्यूम, मतलब हम कितना प्रोडक्शन। दूसरा होता है वैरायटी, हम कितनी वैरायटी का प्रोडक्शन करें। तीसरा होता है वेरिएशन, कि भाई डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है तो हम उसको कंसिडर करके प्रोडक्शन करें। चौथा होता है विजिबिलिटी, जो चीज प्रोड्यूस की जा रही है उसकी विजिबिलिटी मिले। तो ये की मेट्रिक्स है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लेकर, वॉल्यूम, वैरायटी, वेरिएशंस इन डिमांड। शॉर्ट टर्म के लिए दे फोकस ऑन स्केड्यूलिंग, लेबर एलोकेशन, भाई कौन सा लेबर कौन सा काम करेगा, मेंटेनेंस। और लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये डिसीजन लेता है कि क्या हमें नई मशीनरी खरीदनी चाहिए, क्या फैक्ट्री रीडिजाइन करनी चाहिए, क्या हमें और कोई खर्चा करना चाहिए। दैट इज द रोल ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब आता है सर्विसेज। कभी कभी क्या होता है कि हम गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी देते हैं, जैसे अगर कोई वॉशिंग मशीन बेच रहा है तो हो सकता है वॉशिंग मशीन के साथ मेंटेनेंस सर्विसेज मिले। तो सर्विस जब हम देते हैं तो सर्विस के चार फीचर होते हैं। सर्विस इंटेंजिबल होती है, इनसेपरेबल होती है, वेरिएबल होती है, पेरिशेबल। इनटेंजिबल का मतलब होता है सर्विस का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे तुम पेन खरीद रहे हो तो पेन तो फिजिकल है, पेन को तो मैं घर पे लाके रख सकती हूँ, ये दिख रहा है मुझे कि हाँ ये पेन है। क्या सर्विस इस तरह से हम देख सकते हैं? द आंसर इज नो। कोई उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, सर्विस एक एक्सपीरियंस है जो महसूस किया जाता है। इनसेपरेबल है, इनसेपरेबल का मतलब जब सर्विस दी जा रही है तभी सर्विस लेनी पड़ेगी, वैसा काम है। अब जैसे प्रोडक्ट में कैसा होता है कि मैंने आज ये पेन खरीदा, पर अगर मैं 10 दिन बाद यूज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, यस दैट इज पॉसिबल। पर सर्विस में कैसा होता है, जब सर्विस दी जा रही है तभी सर्विस लेनी पड़ेगी। जैसे कोई हेयर कटिंग वाला है, वो जब हेयर कटिंग की सर्विस देगा तभी आपको लेनी पड़ेगी। तो दैट इज सर्विसेज आर इनसेपरेबल, जब क्रिएट होती है तभी सर्विस कंज्यूम होती है। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब सर्विसेज यूनिक होती है। प्रोडक्ट एकदम सेम टू सेम डिट्टो प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, पर सर्विस डिट्टो मिले, सेम टू सेम मिले, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आप हेयर कटिंग कराने जा रहे हैं, एक बार आपको बहुत अच्छा लगा कटिंग, नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो सर्विसेज में डिफर। किसी रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हैं, कभी हमें अच्छा लगता है, कभी वहां पे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं भी लगता है। पेरिशेबल, सर्विसेज पेरिशेबल होती है, मतलब सर्विसेज को आप फ्यूचर पर्पस के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते हो, दैट्स व्हाई दे आर पेरिशेबल। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। इनसेपरेबल होती है, जब वो क्रिएट होती है तभी हमें कंज्यूम करनी पड़ती है। वेरिएबल होती है, हर एक सर्विस यूनिक होती है, डिफरेंट होती है। पेरिशेबल होती है, मतलब आप इन्हें जब क्रिएट हो रही तभी कंज्यूम कर लेते हो। ऐसा नहीं होता है कि हेयर कटिंग की सर्विस को मैं स्टोर करके रख लूं और कल हेयर कट कर लूंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता सर्विसेज। तो बच्चों, अभी तक हमने किन किन का रोल पढ़ा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दो मेन काम करता है, प्रोडक्ट इनोवेशन एंड प्रोसेस इनोवेशन। ठीक है। फिर आता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सॉरी प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ये डिसाइड करता है, डिसाइड द वॉल्यूम टू वैरायटी। देन कम्स योर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम होता है परचेज करना, परचेजिंग राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी एट राइट टाइम। सही प्राइस पे। सर्विसेज के फीचर्स हमने पढ़े, सर्विसेज कैसी होती है? सर्विसेज आर इंटेंजिबल,
इनविजिबल, पेरिशेबल, सर्विसेज इंटेंजिबल है, पेरिशेबल है, यूनिक है, वेरिएबल है, इनविजिबल, inseparable, intangible, variable and visible, yes, inseparable, not visible. Those are the features of service. That is what we have covered so far. ठीक है, अब आगे चलते हैं हम मार्केटिंग के ऊपर। बहुत सारे लोग समझते हैं कि एडवर्टाइजिंग करना इज मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा काम है। मार्केटिंग में सब आ जाता है। जैसे मार्केटिंग स्टार्ट होता है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कस्टमर को क्या चाहिए, एंटिसिपेट करो कस्टमर को क्या चाहिए, और फिर कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई। मार्केटिंग होता है रिसर्च से लेकर कस्टमर नीड्स को फुलफिल करने तक। तो इसमें सारी चीजें आ जाएगी, एडवर्टाइजिंग आ जाएगी, प्रमोशन आ जाएगा, प्राइस क्या सेट करना है, सब कुछ मार्केटिंग। मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं है, इट इज मोर देन एडवर्टाइजिंग। अब जो बिजनेस होते हैं वो तीन तरीके से चलते हैं, मार्केट ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, सेल्स ओरिएंटेशन। जो बिजनेस मार्केट ओरिएंटेशन से चल रहा है वो क्या चाहता है कि भाई कस्टमर की डिमांड मीट होनी चाहिए, कस्टमर को जो चाहिए वो बना के दो। जो बिजनेस प्रोडक्ट ओरिएंटेशन से चल रहा है वो क्या सोचता है कि भाई प्रोडक्ट बेस्ट होना चाहिए, भले कस्टमर खरीदे कि ना खरीदे। और जो बिजनेस सेल्स ओरिएंटेशन पे वो अग्रेसिव सेलिंग करता है, मतलब प्रोडक्ट को बेचने की पूरी उनकी है कि भाई बस ये प्रोडक्ट बिकना चाहिए चाहे जैसे भी बिके। मार्केट ओरिएंटेशन इज द बेस्ट, इट फोकस ऑन कस्टमर नीड्स, कस्टमर को क्या चाहिए वो बनाकर। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन का मतलब आप सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी और परफेक्शन पे जा रहे हो, भले कस्टमर खरीदे ना खरीदे। सेल्स ओरिएंटेशन एग्रेसिव सेलिंग करना, एग्रेसिवली ट्रांजैक्शंस करना, दैट इज व्हाट सेल्स ओरिएंटेशन। एग्रेसिवली हमको चीजें बेचनी है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सेल्स ओरिएंटेशन वाले हैं। मार्केटिंग में आते हैं 7 P, 4 P आते हैं प्रोडक्ट वाले, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, और ये 3 P आते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। पहला पी आता है प्रोडक्ट, मतलब मार्केटिंग का पहला काम है प्रोडक्ट कैसा हो, आपका कोर प्रोडक्ट कैसा हो, आपका एक्सटेंडेड प्रोडक्ट कैसा हो जिसको लोग खरीदे। जैसे प्रोडक्ट में प्रोडक्ट के फीचर्स आ गए, वारंटी, डिजाइन, ये सब चीजें आ गई। फिर आता है प्राइस। प्राइस का मतलब आप क्या प्राइस चार्ज करो, ये डिपेंड करता है आपकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट कवर होनी चाहिए, प्रॉफिट पे बेचेंगे। फिर आता है कस्टमर कितना पे करने को रेडी है, वो भी देखना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर क्या प्राइस चार्ज कर रहा है वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस्ट, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी प्राइस सेट करने से पहले। इसके अलावा जब हम प्राइस तय करते हैं तो बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो पहले चीजों को सस्ता बेचती है, पेनिट्रेशन मार्केटिंग। पहले एकदम सस्ता बेचो, कस्टमर को आदत हो जाए, फिर उस चीज को महंगा। फिर एक आता है लॉस लीडर। लॉस लीडर क्या करते हैं, प्रोडक्ट को नुकसान करके बेचते हैं ताकि दूसरे प्रोडक्ट प्रॉफिट में बेच पाए। दैट इज लॉस लीडर्स। प्राइस स्कीमिंग, कुछ लोग पहले चीजों को महंगा बेचते हैं, बाद में उसको सस्ता कर देते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स में होता है। तो अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज होती है। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके बेच सकते हो, या पेनेट्रेशन मतलब स्टार्टिंग में सस्ता बाद में महंगा। प्राइस स्कीमिंग, पहले महंगा बाद में सस्ता बेच लो। फिर आता है प्लेस। प्लेस मतलब कस्टमर को प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, तो होलसेल, रिटेल, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ये प्लेस है। एंड प्रमोशन। प्रमोशन में आता है एडवर्टाइजिंग करना, डिस्काउंट्स वगैरह देना, ऑफर्स देना, या फिर कोई इवेंट स्पॉन्सर करना जिससे आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में लोगों को पता चले। तो बेसिकली मार्केटिंग में ये 4 मेन P आते हैं। अगर एक्स्ट्रा P की बात करें जो सर्विसेज में आते हैं, दैट इज पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। पीपल का मतलब लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। जैसे आप किसी होटल में जाते हैं तो आपको स्टाफ कैसे ग्रीट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। प्रोसेस का मतलब जैसे उस होटल को बुक करने का प्रोसेस कितना आसान है, कितना इजीली अवेलेबल था आपके लिए एक्सेस करना, दैट इज प्रोसेस। जैसे हम कोई बैंक का प्रोसेस यूज करें, अगर वो बहुत आसान है तो हमें अच्छा लगता है। फिजिकल एविडेंस का मतलब प्रूफ, इस चीज का प्रूफ होना, कि बेसिकली द प्रूफ कि आप जो हैं, आप
आपको जो भी सर्विस मिली है वो कैसे बेस्ट है, उस चीज का प्रूफ कैसे मिलेगा? तो आप फीडबैक देख सकते हैं, रिव्यूज देख सकते हैं, दैट इज फिजिकल एविडेंस। कोई भी प्रोडक्ट आता है तो वो इस तरह से चलता है। सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे धीरे धीरे ग्रो करेगा, फिर थोड़ा फास्ट ग्रो करेगा, फिर एकदम पीक पे पहुंचेगा और फिर वो प्रोडक्ट डिक्लाइन होगा। मतलब क्या होता है, सबसे पहले हाई कॉस्ट और सेल्स कम हो रही है, ऑब्वियसली हमारे खर्चे ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट कम बिकेंगे। ग्रोथ ग्रोथ मतलब जब आपका प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ता है और आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच पाते हो। मेच्योरिटी का मतलब हाईएस्ट सेल्स हो रही है, हाईएस्ट प्रॉफिट हो रही है। डिक्लाइन का मतलब अब जो ग्रोथ हो रही है अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, आपकी सेल्स धीरे धीरे कम होती जा रही है, प्रोडक्ट की सेल्स, हो सकता है प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया या कोई और नया प्रोडक्ट आ गया, तो दैट इज हाउ प्रोडक्ट गोज। प्राइस कैसे तय करते हैं, वैसे मैंने आपको बताया पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब होता है स्टार्टिंग में हम सस्ता बेचेंगे और बाद में हम महंगा कर देंगे उस चीज को। ऐसा बहुत सारे मार्केट में होता है, कोई चीज पहले मुफ्त में सस्ती मिलती है फिर एकदम से महंगी हो जाती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये आप देखते होंगे जैसे एरोप्लेन टिकट्स है, अगर आप छुट्टियों में देखेंगे तो बहुत हाई प्राइस होगी, ऑफ सीजन देखेंगे तो कम प्राइस होगी। तो इस तरह से जैसे वैकेशंस होते हैं तो हॉलीडे पैकेजेस, वैकेशन महंगे होते हैं और नॉर्मल डेज में सस्ते होते हैं। तो दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। लॉस लीडर्स, लॉस लीडर क्या करते हैं कि जैसे अगर आपकी शॉप में 10 चीजें, तो आप एक चीज को क्या कर रहे हो, एकदम नुकसान करके बेच रहे हो ताकि कस्टमर शॉप में आए एटलीस्ट। अब वो शॉप में आएगा तो दूसरी चीजें भी देखेगा और दूसरी चीजें खरीदेगा, तो दैट इज लॉस लीडर। कैप्टिव प्रोडक्ट, कैप्टिव प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जैसे आप दो प्रोडक्ट बेच, अब एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट जरूरी है, तो आप एक प्रोडक्ट को कम प्राइस में बेचते हो, दूसरे को महंगा बेचते हो। लो प्राइस फॉर द मेन टूल, हाई प्राइस फॉर द रेफल्स। जैसे कि अगर रेजर्स हैं, तो रेजर्स आप क्या कर रहे हो, कम प्राइस पे बेच रहे हो, तो और ब्लेड अगर आप महंगा बेच बेच रहे हो तो दैट इज कैप्टिव प्रोडक्ट। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हो सकती है। मार्केटिंग में चलते हैं 7 पी। मार्केटिंग के 4 पीस क्या क्या है, सबसे पहले आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आता है आपका प्रोडक्ट का फीचर्स, डिजाइन, सब कुछ आ जाएगा, वारंटी वगैरह सब। ठीक है। फिर आता है प्लेस। प्लेस मतलब कहाँ पे बेचोगे, होलसेल, डायरेक्ट। कंज्यूमर के पास कैसे जाएंगे, वो है आपका प्लेस। प्रमोशन, प्रमोशन में हम करते हैं एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट्स, ऑफर्स। देन कम्स प्राइसिंग। प्राइसिंग मतलब हम क्या प्राइस पे बेच रहे हैं। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मतलब कॉस्ट में आप प्रॉफिट ऐड करके बेच। पेनिट्रेशन मतलब स्टार्टिंग में आप लॉस पे बेच रहे हो, बाद में महंगा कर रहे हो। प्राइस स्कीमिंग का मतलब स्टार्टिंग में महंगा बेच रहे हो, बाद में सस्ता कर रहे हो। कि लॉस लीडर, एक प्रोडक्ट लॉस में बेचो, दूसरा प्रॉफिट कमाओ। कैप्टिव प्राइसिंग हो सकती है। ये सब तरीके हैं प्राइस सेट करने के जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेट करेगा। पीपल, हाउ पीपल इंटरेक्ट, प्रोसेस, अवेल दिस, एंड फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस, प्रूफ ऑफ गुड सर्विस। ठीक है, दोज आर एक्स्ट्रा फीज ऑफ मार्केटिंग। अब आता है बच्चों कल्चर। कल्चर के मेनली 3 राइटर्स रहे। कल्चर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले चीजें किस तरीके से की जा रही है, दैट इज कल्चर, द वे वी डू थिंग्स हियर। जैसे हम बोलते हैं ना हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, वो हमारा कल्चर है, द वे वी डू थिंग्स, दैट इज आवर कल्चर। ठीक है। कल्चर इज डिस्क्राइब्ड एज द वे वी डू थिंग्स, कंसिस्ट ऑफ, इसमें नॉर्म्स, सिंबल्स, रिचुअल्स आते हैं।
नॉर्म्स का मतलब एक्सेप्टेड चीजें जो अलाउड है कि हाँ ऐसा ही होता है, दैट इज अ नॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हर मीटिंग में आपको लैपटॉप लेके जाना है, तो वो क्या है, हमारा नॉर्म है, एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि ऐसे ही होगा। सिंबल्स का मतलब ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिससे हम चीजें पहचान पाए, जैसे कि एग्जीक्यूटिव कॉर्नर ऑफिसेज, ओपन प्लेन डेस्क डेस्क, कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं, कुछ हिंट्स होते हैं। जैसे हर एक डेस्क पे एक कॉर्नर पे मोटिवेशनल कोट लगा है, तो ये क्या है, ये सिंबल है, विजिबल सिग्नेचर है, हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हैं। फिजिकल सिंबल्स हैं। रिचुअल्स, रिचुअल्स का मतलब रिवाज, रिवाज मतलब कोई चीज़ ऐसी जो आप पारंपरिक तौर पे करते हैं, जैसे सेरेमनी, हर महीने बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलता है या हर एम्प्लॉय के बर्थडे पे हम केक लाते हैं, तो दैट इज अ रिचुअल। अब कल्चर के 3 राइटर रहे हैं मेन, शीन, हॉफस्टीड और हैंडी। शीन ने बोला किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर 3 लेवल पे चलता है, ठीक है। फर्स्ट लेवल आर्टिफैक्ट है। आर्टिफैक्ट का मतलब वो चीज जो आपको क्लियरली दिखाई दे रही है। दूसरा है espoused वैल्यू, मतलब वो चीज जो बोली जा रही है। और तीसरा है बिलीफ्स, अजम्पशंस, जो हमें इजीली पता नहीं चलेंगे, जो बहुत इंटरनल चीज है। आर्टिफैक्ट का मतलब होता है किसी जगह पे हम जाएंगे, ऐसी विजिबल चीजें जो हमें दिखाई दे, दे आर इजिएस्ट टू सी बट हार्डेस्ट टू इंटरप्रीट, जैसे ड्रेस कोड। अब कहीं पे भी आप जा रहे हैं, अगर सारे एम्प्लॉयज का ड्रेस कोड है, तो वो आप देखकर पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ये यूनिफॉर्म चल। ऑफिस का लेआउट कैसा है, लोगोस कैसे हैं, ये सब आर्टिफैक्ट में स्पाउस्ड वैल्यूज क्या है। स्पाउस्ड वैल्यूज का मतलब कंपनी का मिशन विजन क्या है। जैसा हम बोलते हैं, कभी कभी हमारे स्लोगन्स होते हैं कि भाई कस्टमर इज फर्स्ट, कस्टमर इज द किंग। तो आपके जो स्लोगन्स, आपके जो मिशंस हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हो, व्हाट द कंपनी सेज इट स्टैंड्स फॉर, कंपनी के बिलीफ क्या है, कंपनी का स्लोगन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, वो उसकी स्पाउस्ड वैल्यू है। बेसिक अजम्पशन, ये चीज जो है ये अनकॉन्शियसली लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप बिना सोचे समझे उन चीजों को फॉलो कर रहे हो। और ये तभी हो पाता है जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो। जैसे आपकी फैमिली में भी कोई चीज चलती होगी, अब आप क्या करते हो, अनकॉन्शियसली उनको फॉलो करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली, वहां पे फुटवेयर्स आर नॉट अलाउड इन किचन। तो अब मेरे को ऐसा नहीं कि बोलना पड़ रहा है, मैं अनकॉन्शियसली, मैंने जब से बचपन से ऐसा देखा है, तो जैसे ही वी विल एंटर इनटू किचन वी विल रिमूव द फुटवेयर। तो बेसिकली ये क्या है, ये अनकॉन्शियस बिलीफ है। अब कुछ ऐसी चीजें जो इंटरनली चल रही है मगर इजीली बाहर वाले को समझ नहीं आएगी। अब ये तो फिर भी समझ आ जाए, फुटवेयर वाला एग्जांपल। और भी कुछ चीजें हैं जो इंटरनली बिलीफ्स होते हैं, जैसे पंक्चुअलिटी को फॉलो करना या फिर इनोवेटिव चीजें करना। कुछ ऐसी चीजें जो उन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ही फॉलो करें, और वो भी अनकॉन्शियसली फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक बोलना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी आदत हो चुकी है। तो इन्हें हम बोलते हैं बेसिक अजम्पशंस, और ये हमें तभी समझ आते हैं जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। These are taken for granted belief that are rarely talked about but drive all behavior। ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में बात नहीं की जाएगी मगर सब लोग इसे फॉलो जरूर कर रहे होंगे। Those are basic assumptions। आप भी अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें जो अनकॉन्शियसली फॉलो कर रहे हो, भले उस चीज को कोई बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, यू आर फॉलोइंग इट अनकॉन्शियसली। आर्टिफैक्ट का मतलब जो इजीली विजिबल है, किसी को भी पता चल जाए। स्पाउस्ड वैल्यू का मतलब जो मिशन है, स्लोगन्स है, स्टीक। बेसिक असम्पशन जो अनकॉन्शियस बिलीफ से इजीली पता नहीं चलेंगे। ये 3 लेयर्स शीन ने समझाई कि ऑर्गेनाइजेशन में होती है। हैंडी ने हमको 4 टाइप बताए कल्चर के: पावर कल्चर, रोल कल्चर, पर्सन कल्चर, टास्क कल्चर। पावर कल्चर मतलब जहां पे टॉप लेवल वाले लोगों की ही चलेगी और वही लोग सारे डिसीजन। पावर रेडिएट्स फ्रॉम द सेंट्रल बॉस, मतलब टॉप लेवल वाला पर्सन डिसीजन ले रहा है। इस छोटे मोटे बिजनेस के लिए ठीक है, जहाँ पे डिसीजन फास्ट करना हो, किसी से पूछे बिना करना हो, तो उसके लिए ठीक। रोल कल्चर का मतलब होता है कि भाई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस जो फिक्स हो चुके हैं, हम उसी के हिसाब से काम करेंगे, हमको कोई बदलाव नहीं चाहिए, हम थोड़े रिजिड है कि जैसा तय हुआ वैसा ही हम काम करेंगे, हमको जो रोल मिला है हम वही निभाएंगे, कुछ और नहीं करेंगे। इज बिल्ट ऑन लॉजिक, रूल्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब जो मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा है मैं सिर्फ वही करूंगी, कुछ और नहीं करूंगी। बेस्ट कहाँ पे है, जहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए, रोल कल्चर इज गुड, कि कुछ बदलाव नहीं चाहिए, फिक्स यही करना है।
और ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोग चैलेंज नहीं चाहते हैं, सेम चीजें फॉलो करना चाहते हैं। टास्क कल्चर, टास्क मतलब एक ऐसा कल्चर जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आनी पड़ती है, क्योंकि काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टास्क को खत्म करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वहां पे। यहाँ पे पावर उसके पास है जिसके पास एक्सपर्टीज नॉलेज है उस काम को करने की। टीम वर्क जहाँ पे है, टास्क कल्चर होता है भाई आप टीम कैसे भी फ्लेक्सिबली काम करो मगर ये प्रोजेक्ट खत्म करो। कंसल्टेंसी में भी टास्क कल्चर चलता है। तो टास्क कल्चर मतलब काम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि आपको यही करना है, आपको अपना काम फिनिश करना है, भले ये काम आप एक्स्ट्रा कर लो या एक पर्सन कम कर ले, ज्यादा कर ले। पर्सन कल्चर एक ऐसा कल्चर होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को तवज्जो दी जा रही है, स्पेसिफिक पर्सन्स को बेनिफिट दिए जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व द एक्सपर्ट्स, जैसे एक लॉयर फर्म है। लॉयर फर्म क्या करेगी, लॉयर्स को तवज्जो देगी। अगर एक डॉक्टर्स का फर्म है तो डॉक्टर्स को तवज्जो देगी, जहाँ पे पर्सन की बहुत ज्यादा वैल्यू है, पर्सन को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, पर्सन के हिसाब से काम हो रहा है, दैट इज पर्सन कल्चर। लॉ फर्म हो गए, डॉक्टर, सर्जरीज। अब चार कल्चर है। पावर मतलब क्या था, सिर्फ टॉप लेवल वाले लोगों के पास पावर है और कोई कुछ नहीं आज कर रहा। रोल कल्चर मतलब जो रोल में दिया हुआ है हम तो वही करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। पर्सन कल्चर मतलब जो पर्सन्स को तवज्जो देता है, पर्सन्स को प्रायोरिटी देता है, वो कल्चर। और टास्क कल्चर का मतलब होता है जहाँ पे काम खत्म करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और कोई भी चीज को फोकस नहीं किया जा रहा है, दैट इज टास्क कल्चर। लास्ट आते हैं हॉफस्टीड। हॉफस्टीड ने अलग अलग देशों को विजिट किया और बताया अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के कल्चर चलते हैं। इन्होंने 6 कल्चरल डायमेंशंस बताए। पहला डायमेंशन बताया पावर डिस्टेंस। पावर डिस्टेंस का मतलब है टॉप लेवल और बॉटम लेवल की पावर में कितना फर्क है। अगर टॉप लेवल बहुत पावरफुल है और बॉटम लेवल के पास पावर ही नहीं है, मतलब पावर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और ऐसे कल्चर में जो बॉटम लेवल पे एम्प्लॉय होगा वो खुश नहीं होगा, क्योंकि उसकी पावर बहुत कम है, उससे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा, सब कुछ टॉप लेवल वाला तय कर रहा है। और अगर पावर डिस्टेंस कम हो, का मतलब एम्प्लॉयज और बॉस मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसको पूछा जा रहा है, तो इसको तवज्जो दी जा रही है, पार्टिसिपेशन मिल रहा है। हाउ मच डू पीपल एक्सेप्ट हायरार्की। अगर पावर डिस्टेंस हाई है मतलब बॉस की ही चलेगी, लो है इसका मतलब एम्प्लॉयज को भी पार्टिसिपेशन मिलेगा, एम्प्लॉयज को भी पूछा जाएगा। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस मतलब रिस्क कैपेसिटी कैसी है। अगर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हाई है मतलब तुम अनसर्टेनिटी को पूरी तरह अवॉइड करना चाहते हो, मतलब तुमको स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस चाहिए, तुमको कोई भी चैलेंज नहीं चाहिए, इसका मतलब आप रिस्क नहीं लेना चाहते। इफ अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इज हाई, इसका मतलब बहुत सारे रूल्स होंगे, कोई रिस्क नहीं लेना है, कुछ नया नहीं करना। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इज मतलब हम अनसर्टेनिटी को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, हम तैयार हैं, इसका मतलब हम इनोवेशन के लिए रेडी हैं, हम चैलेंज लेने के लिए रेडी हैं, हम रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। अगर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हाई है, इसका मतलब तुम अनसर्टेनिटी को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहते हो, कुछ भी अनसर्टेन नहीं चाहिए, मतलब सब कुछ पहले से फिक्स चाहिए। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस अगर लो है, इसका मतलब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो पर्सन घूमने जा रहा है, कश्मीर जाता है। अब वो पर्सन क्या करता है, पहले से सारी बुकिंग कर लेता है, वहाँ की सिम ले लेता है, खाना वगैरह बुक कर लेता है, टैक्सी वगैरह बुक कर लेता है, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेता है, डबल सारे स्वेटर्स वगैरह रख लेता है, जस्ट इन केस क्लाइमेट चेंजेस के अलावा बैकअप प्लान्स रख लेता है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तो ये पर्सन मुझे बताओ कि हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस वाला है कि लो अनसर्टेनिटी। ये पर्सन हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस वाला है, क्योंकि सब कुछ प्लान्ड चाहिए, प्रॉपर चाहिए, कुछ रिस्क नहीं लेना। लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस वाला क्या बोलेगा, बस वहां जाने की टिकट बुक कर लेते, फिर वहां होगा जो देखा जाए। इसका मतलब वो चैलेंज लेने के लिए तैयार है, जैसे सिचुएशन होगी उससे डील करने के लिए रेडी है, इनोवेटिव चीजें करने के लिए तैयार है। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म वाला कल्चर सिर्फ खुद का सोचेगा, कलेक्टिविज्म मतलब ग्रुप का सोचेगा, टीम का सोचेगा, सबका साथ सबका विकास सोचेगा। अगर आप सिर्फ खुद का सोच रहे हो, आई, मैं, ये यूएसए और यूके में चलता है।
और सबका सोच रहा वी वाला कल्चर ये जापान और थाईलैंड में चलता है। मैस्कुलाइन कल्चर वर्सेस फेमिनाइन कल्चर। मैस्कुलाइन कल्चर जो होता है वो फोकस करता है कि भाई मेरे को जॉब में सक्सेस चाहिए, मेरे को प्रमोशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए। बस काम पे है, काम में ग्रोथ होनी चाहिए, काम में बेस्ट होना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, सक्सेस होनी चाहिए, ये सब। यहाँ पे ये कल्चर कंपटीशन वाला है, विनिंग वाला है, जीतना है हम। और फेमिनाइन कल्चर क्या बोलता है कि बैलेंस चाहिए, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस होनी चाहिए, हमको लाइफ खुशी से भी जीनी है। दैट इज फेमिनाइन कल्चर, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा, सब कुछ साथ में बैलेंस कर, सिर्फ काम को नहीं पर्सनल लाइफ को भी तवज्जो दे, दैट फेमिनाइन कल्चर। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कल्चर जो है बहुत लंबी चीजें सोचता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, मतलब जैसे आने वाले 5 सालों में हमें कहाँ पहुंचना है, 10 सालों में कहाँ पहुंचना है, दैट इज लॉन्ग टर्म कल्चर। शॉर्ट टर्म कल्चर क्या करता है, आने वाले जैसे 1 महीने में मुझे क्या करना है, दैट इज शॉर्ट टर्म कल्चर। चाइना का कल्चर लॉन्ग टर्म फोकस्ड है, यूएसए का कल्चर शॉर्ट टर्म फोकस्ड है। इंटेलिजेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट कल्चर। इंटेलिजेंट कल्चर आपको फ्रीडम देता है कि आप अपनी लाइफ आराम से जियो, आप सोशली एक्टिव रहो, मजे करो, दैट इज इंटेलिजेंट कल्चर। रिस्ट्रेंट कल्चर आपको डिसिप्लिन में रखना चाहेगा, रोक टोक लगा के रखेगा, दैट इज रिस्ट्रेंट कल्चर। ठीक है, तो फन एंड फ्रीडम होती है इंटेलिजेंट में, और सोशल ड्यूटीज आप निभाएं अगर कल्चर रेस्टोरेंट है तो। बच्चों दैट्स इट, आज हमने क्या क्या पढ़ा, लेट अस हैव अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव स्टडी। वी स्टार्टेड विद द फंक्शंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, जैसे रिसर्च डेवलपमेंट, पहले बेसिक रिसर्च, फिर अप्लाइड रिसर्च, फिर डेवलपमेंट। प्रोडक्शन वाला क्या करता है, कितना प्रोड्यूस करना है, किस वैरायटी का करना है, डिमांड को कैसे करना है, ये सारे डिसीजन। प्योरमेंट, गुड थिंग्स परचेज करनी है, अच्छी क्वांटिटी परचेज, प्राइस पे परचेज करनी है, टाइम पे परचेज। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करने से लेकर कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना। 4P आते हैं मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट कैसा हो, मेन प्रोडक्ट कैसा हो, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कैसा हो, वारंटी कैसे हो, फीचर कैसे हो, डिजाइन कैसे हो, ये सब। प्राइस कैसे तय करें, क्या हम कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके बेचें, या पहले सस्ता बेचें, पहले महंगा बेचें, प्राइस स्कीमिंग। लॉस लीडर, एक प्रोडक्ट सस्ता बेच लेते हैं, दूसरा महंगा कर देते हैं। कैप्टिव प्राइसिंग, दो प्रोडक्ट जो साथ में यूज किए जा रहे हैं उसमें से एक महंगा कर दो, दूसरा सस्ता, दैट इज कैप्टिव प्राइसिंग। प्लेस, कैसे बेचना है हमको प्रोडक्ट, कहाँ बेचना है, होलसेल चैनल, रिटेल होलसेल वाला चैनल, डायरेक्ट सेलिंग करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है। प्रमोशन मतलब एडवर्टाइजिंग करना, से लोग प्रोडक्ट के लिए अवेयर हो, के मन में इंटरेस्ट डेवलप हो, वो उस प्रोडक्ट को खरीदने की डिजायर करे और फाइनली उस प्रोडक्ट को खरीद ले। इस तरह की एडवर्टाइजिंग करना, ऑफर्स देना, डिस्काउंट्स देना, डोर टू डोर सेलिंग करना, स्पॉन्सरशिप्स करना। 3P एक्स्ट्रा होते हैं अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। फिर हमने पढ़े कल्चर के बारे में, द वे यू डू थिंग्स दैट इज अ कल्चर। 3 राइटर्स रहे, शीन, हैंडी एंड हॉपस्टी। शीन ने बताया कि कल्चर 3 लेवल पे चलता है, एक आर्टिफैक्ट जो बाहर वाले भी देख सकते, क्रॉस वैल्यू जो हम इजीली सुनते हैं कि उनके ऑर्गेनाइजेशन क्या वैल्यूज चलती, और आता है बेसिक अजम्पशन जो लोग अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, जो हमें इजीली पता नहीं चलेंगे। एंडी ने बोला 4 तरह के कल्चर हैं, रोल, पावर, पर्सन एंड टास्क। रोल कल्चर का मतलब होता है कि आप जिस रोल में, आप सिर्फ वही रोल निभाना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना। पावर कल्चर जहाँ पे टॉप लेवल वाला सब कुछ तय करेगा। पर्सन कल्चर जहाँ पे पर्सन को सर्व किया जाता है, एक्सपर्ट्स को सर्व किया जाता है, जैसे लॉयर की फर्म, डॉक्टर्स की फर्म। टास्क कल्चर मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना, टास्क को कंप्लीट करना, टीम वर्क करना, दैट इज टास्क कल्चर। फिर हमने पढ़ा हॉफस्टीड के डायमेंशंस। हॉफस्टीड ने बताया पावर डिस्टेंस अगर हाई है मतलब टॉप लेवल की चाहिए, बॉटम लेवल कुछ नहीं, लो है इसका मतलब मैनेजर और एम्प्लॉय मिलकर काम कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस अगर हाई है इसका मतलब हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस अगर लो है इसका मतलब वी आर रेडी टू टेक रिस्क। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म मतलब खुद का सोचना, कलेक्टिविज्म मतलब सबका सोचना। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, टाइम के हिसाब से आप अभी का सोचो तो शॉर्ट टर्म, आप का सोच रहे तो लॉन्ग टर्म। मैस्कुलाइन वर्सेस फेमिनाइन कल्चर। मैस्कुलाइन कल्चर का मतलब होता है कि आप यहाँ पे सक्सेस, प्रमोशंस, ग्रोथ, वर्क, इन चीजों का सोचो। फेमिनाइन कल्चर में क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। एंड देन कम्स योर इंटेलिजेंट कल्चर एंड रेस्ट्रेंट कल्चर। इंटेलिजेंट कल्चर आपको फ्रीडम देता है, आप सोशलाइज होइए, आप मजे कीजिए,
वेस्टर्न कल्चर आपको डिसिप्लिन में रखना चाहता है, कंट्रोल करके रखना चाहता है, जैसे कि जापान में चलता है। These were the cultural dimensions by Hofstede. So I hope आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे बच्चों, and stay tuned, keep revising them until we meet next in the next session. We'll be learning something new. Thank you.